गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपनी क्लास नंबर 4 होगी जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था एटमॉस्फेयर वायुमंडल। वायुमंडल की जो फर्स्ट लेयर तक हो गया था शोमंडल अपनों ने कंप्लीट किया। उसके बाद अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। सेकंड लेयर शोमंडल अपना कंप्लीट हुआ। शोमंडल के बाद दूसरा देखिए समताप मंडल। आज अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अपनी 4th नंबर की क्लास है जिसके अंदर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयल मंडल और भरी मंडल। थोड़ी सी लंबी रही क्लास लेकिन देखते रहिए। समताप मंडल, सबसे पहले इसकी हाइट की बात करें। हाइट अप टू 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर यानी इसमें देखें 18 से लेकर कितनी 50, 18 टू लेकर 50 किलोमीटर की हाइट पर क्या मिलती है अपने को समताप मंडल 18 टू 50 किलोमीटर। इसी में देखें 18 टू 20 किलोमीटर, 18 से 22 किलोमीटर पर क्या पाई जाती है ओजोन लेयर। ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी ओजोन परत। इस ओजोन परत का काम क्या है? ये क्या करती है यूवी रेस को क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है। पराबैंगनी किरणों को क्या करती है परावर्तित। यूवी रेस को क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा यूवी रेस पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस क्या करिए एब्जॉर्ब करेगी। पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करने का काम करती है। जो ओजोन लेयर है ये सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करती है। दूसरा यूवी रेस जब इस ओजोन समताप मंडल में आती है इस लेयर के ऊपर तो इस पर पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है। जब एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, तापमान आपको पता ही, तापमान क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, संघनन भी नहीं होगा। तो अपनों ने कल की थी बात जो ट्रोपोस्फियर वाला पार्ट है, ये ट्रोपोस्फियर की जो ट्रोपोपास थी ये लास्ट लेयर ऑफ द कंडेंसेशन। इसके बाद कंडेंसेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन के लिए तापमान क्या होना चाहिए कम। अगर तापमान कम होगा तो ही क्या कंडेंसेशन होगा, तो बादल बनेंगे, बादलों से क्या होगी वर्षा रहेगी। तो अगर तापमान बढ़ता है क्योंकि यूवी रेस को क्या करती है एब्जॉर्ब करती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडेंसेशन इसमें नहीं होगा। रिंकू रानी ने ये क्वेश्चन पूछा था तो इनका यही जवाब होगा कि तापमान बढ़ने से यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं होगा। देखो यूवी रेस के दो काम, एक तो क्या करना ओजोन लेयर क्या करती है, एक तो रिफ्लेक्ट करती है और ये क्या करती है एब्जॉर्ब, दोनों के दोनों काम ही करती है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जैसे अपने ने किया था पहले कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन, उसके अंदर ओजोन के बारे में अपनों ने कोई बात नहीं की थी। अपने किया था ओजोन जब पढ़ेंगे लेयर उसी के अंदर इसकी बात कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन का निर्माण। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? देखिए ऑक्सीजन पर क्या होती है अल्ट्रावायलेट रेज। जब ऑक्सीजन का एक अणु पर अल्ट्रावायलेट रेज जब इंसिडेंट होती है यानी यूवी रेज जैसे इंसिडेंट होगी इस O2 के अणु को दो भागों में तोड़ देगी, O प्लस में O एटम, इसको एटम में क्या कर दिया तोड़ दिया। इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी रिएक्शन करेगी। जैसे रिएक्शन करेगी तो क्या बना लेगी O3 बना लेगी। इसको बोलते हैं ओजोन का अणु।
O3। देखो ध्यान देना, O2 पर क्या इंसिडेंट हुई, यूवी रेज इंसिडेंट। O2 के अणु कितने पार्ट में तोड़ दिया, 2 पार्ट में, 1 एटम इधर 1 एटम। इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। जब नवजात ऑक्सीजन का अणु वापिस O2 के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, ओजोन का एक अणु बना ले। तो इस वाले को बोलते हैं चैंपमैन साइकिल। चैंपमैन साइकिल। ये चैंपमैन साइकिल किसने दिया, 1930 में दिया। किसके द्वारा दिया गया, चैंपमैन के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा, चैंपमैन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चैंपमैन साइकिल। तो अपने देखा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन का निर्माण कैसे हुआ। ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट हुई तो 2 पार्ट में टूट गया, 2 एटम में नवजात ऑक्सीजन। जब वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो O3 का एक अणु बन गया। इसी प्रकार 18 से लेकर 22 किलोमीटर के बिटवीन क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओजोन के बारे में पूरे पढ़ लेते हैं। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन की बात करें, ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण। देखो CFC, HFC, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन, इन गैसों को ओजोन ईटर गैस कहा जाता है। ओजोन ईटर गैस, ओजोन क्षरण गैस, ओजोन क्षरण गैस। ये क्या करते हैं, क्लोरीन का एक अणु, क्लोरीन का एक अणु, एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को, 1,00,000 अणुओं को क्या करता है, तोड़ देते। देखिए क्लोरीन का क्या, 1 मॉलिक्यूल, एक अणु ओजोन के कितने, 1,00,000 अणुओं को क्या कर देता है, तोड़ देते हैं। तो ये सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन का एक अणु है, फ्लोरीन का और कार्बन का इसमें क्या है, एक अणु। तो क्लोरीन का एक अणु क्या करता है, ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ देते हैं। जैसे क्या होगा, ओजोन डिप्लेशन होगा, ओजोन में क्या होगा, क्षरण होगा। इस ओजोन में क्षरण का जो सबसे पहले 1984 के अंदर फोरमैन के द्वारा, फोरमैन के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या बताएगा, छेद बताएगा, छेद। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर क्या बताया, फूल बताया। किसने बताया, 1984 में, किसके द्वारा, फोरमैन के द्वारा। ओजोन को मापने की मेजरमेंट यूनिट है, मेजरमेंट जो यूनिट है, मापन इकाई, इसको किस यूनिट में मापते हैं, अपने कहेंगे डॉप्सन। डॉप्सन में इसको क्या मापा जाता है, डॉप्सन। तो देखिए ओजोन डिप्लेशन क्या है, क्लोरीन का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, इनका एक अणु क्या करता है, इस सारे को बोलते हैं ओजोन ईटर गैस, ओजोन क्षरण गैस। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ देता है, जिससे क्या होगा, ओजोन में क्या होगा, छेद होगा, ओजोन परत में क्या होगा, डिफ्लेशन होगा या छेद होगा। इसी छेद को सबसे पहले 1984 के अंदर फोरमैन के द्वारा बताया गया। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर छेद सबसे पहले जो मिला है, इसका जो फोरमैन ने सबसे पहले बताया। देखो मेजरमेंट जो यूनिट है, इसको किस में नापते हैं, डॉप्सन। अब इसकी इफेक्ट देखिए, ओजोन डिफ्लेशन तो हो गया, जैसे मान लो होल हो गया, इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, उस इफेक्ट को देखें, ओजोन डिफ्लेशन के इफेक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए।
इफेक्ट। यूवी रेज इंसिडेंट ऑन द पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी जैसे डिफ्लेक्शन होगा तो उसी होल से क्या होगा, यूवी रेस कहाँ आएगी, ऑन द पृथ्वी पर आएगी। पराबैंगनी किरणें किरणें पृथ्वी पर आती, पृथ्वी पर आती, पृथ्वी पर आएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, कौन सी क्रिया होगी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन, विश्व उष्णन जिसको बोलते हैं अपने ग्लोबल वार्मिंग की क्या होगी, घटना होगी, ग्लोबल वार्मिंग। जब ये क्या करेगी, किसी की बॉडी पर इंसिडेंट हुई, यानी जो फेयर स्किन यानी जो गोरे रंग की त्वचा पर जब ये यूवी रेस क्या होगी, इंसिडेंट होगी तो उसको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, त्वचा कैंसर। देखो जैसी फेयर स्किन होगी, जिसकी गोरे रंग की त्वचा होगी, उसमें क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर। आप लोग इसका काले रंग की त्वचा पर क्यों नहीं होगा, देखो फेयर स्किन में क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर एक चीज एक होता है मेलनिन। इस मेलनिन का क्या वर्क है, अपनी जो बॉडी है, इस बॉडी का क्या करना, कलर डिसाइड करना, त्वचा का जो रंग डिसाइड करते हैं ये मेलनिन करता है। त्वचा का रंग डिसाइड कौन करता है, ये मेलनिन करता है। कौन करता है, मेलनिन, त्वचा का रंग। दूसरा इसका वर्क क्या है, यूवी रेस को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, यूवी रेस का क्या करता है, प्रोटेक्शन। यूवी रेस से क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। कौन करता है, मेलनिन। अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेलनिन का मात्रा, अगर मेलनिन का हाई अमाउंट है तो अपने क्या होगी, अपनी बॉडी यूवी रेस से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, अपने को त्वचा का कैंसर भी नहीं होगा। अगर फेयर स्किन है जिसकी, उसमें मेलनिन का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। मेलनिन का अगर अमाउंट कम होगा तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा, स्किन कैंसर। क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर की बात करें, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं ल्यूकोड्रर्मा, ल्यूकोड्रर्मा आप लोग सर ल्यूकोड्रर्मा क्या चीज है, आपने देखा होगा व्हाइट स्पॉट से बन जाते हैं, व्हाइट स्पॉट। जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज को की कैसी स्किन होती है, फेयर स्किन होती है, तो उसमें छोटे छोटे रेड से कलर के क्या होते हैं, व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं, उसको बोल जाते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोड्रर्मा। तो ये किसके कारण हुआ है, यूवी रेस के कारण। तो बात करें, क्या करें, यूवी रेस क्या करेगी, फेयर स्किन वालों को क्या करेगी, कैंसर होगी, और उसको क्या हो जाएगी, ल्यूकोड्रर्मा भी हो जाता है। ल्यूकोड्रर्मा क्या होता है, चेहरे पर क्या आ जाना, व्हाइट स्पॉट आ जाना, किसके कारण, यूवी रेस के कारण। मेलनिन क्या करता है, बॉडी का कलर डिसाइड करता है, त्वचा का रंग। यूवी रेस और क्या काम करता है, प्रोटेक्शन ऑफ कौन ना, यूवी रेस का ये प्रोटेक्शन करता है कौन, मेलनिन करता है, मेलनिन। अगर मेलनिन का जैसे काले रंग के लोग हैं, उसमें मेलनिन के अमाउंट क्या होगा, ज्यादा, तो यूवी रेस से प्रोटेक्शन हाई होगा, जिससे मेलनिन का मात्रा कम होगी, वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको स्किन कैंसर या त्वचा के रोग हो जाएंगे। ओजोन स्तर, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओजोन डी, ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, ओजोन दिवस बनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है, 16 सितंबर को। ये अपना डिफ्लेशन
भी कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन भी हो गया और इसके इफेक्ट भी देख लिए, ओजोन के क्या इफेक्ट। अब देखो कई बार क्या होता है समताप मंडल, ये बात देख लो, समताप मंडल वायु के मंद संचलन, वायु के मंद संचलन यानी बिल्कुल जो फ्लो होगा बिल्कुल वेरी स्लो। समताप मंडल वायु के मंद संचलन के कारण घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घर्षण कम होगा तो क्या होगा, वायुयान इसी परत में उड़ाए जाते हैं, इसी परत में उड़ाए जाते हैं। वायुयान कौन सी परत में उड़ाए जाएंगे, इसी समताप मंडल की कौन सी लेयर में। दूसरी बात करें, कई बार क्या होता है, कई बार इसमें क्लाउड का फॉर्मेशन भी हो सकता है, क्लाउड बादलों का निर्माण होता है। इन बादलों से वर्षा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, तापमान का कम होना, और तापमान कम नहीं होगा इसमें क्या होगा, ओजोन लेयर पाई जाएगी। ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कई बार क्लाउड बन जाते हैं, उन्हीं क्लाउड को अपने बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मुक्ताब मेघ, इसे का नाम है नोक्टिलूसेंट क्लाउड, इसी को बोलते हैं मोतियों के बादल। इन बादलों क्या बोला जाता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मुक्ताब मेघ, नोक्टिलूसेंट क्लाउड और मोतियों की माला। ये कई बार फॉर्मेशन हो जाता है इसका। तो ये अपना स्ट्रेटोस्फीयर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद एक चीज और बचती है अपनी, जो इसमें स्ट्रेटोपास की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटोपास समताप सीमा, इसमें बोलेंगे अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, यानी समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है, को क्या बोला जाता है, यही स्ट्रेटोपास। यहां पर तापमान देखा जाए, तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बात है, यहाँ पर तापमान क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने ट्रोपोस्फीयर पढ़ा था, ट्रोपोस्फीयर में भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना था, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ध्रुवों पर था -45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से अपने को कहा जाना है, समताप मंडल की ऊपर वाली सीमा, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोपास। समताप सीमा, यह स्ट्रेटोपास, समताप सीमा। अगर तापमान बढ़ा या कम हुआ, देखो इधर माइनस का 45, 40 से क्या 44, 44 के बाद 43, 43 चलते 0, चलते क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। देखो माइनस के 45 से क्या आया, 0 के बाद क्या होगा, बढ़ने लगेगा। देखो इधर माइनस का 45 था, चलते क्या होगा, 0 के बाद 1 2 3 होगा। तो चलते -45 से यहाँ हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तापमान क्या है, बढ़ा है।
समताप मंडल में, समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर तापमान, तापमान क्या होता है, बढ़ता, यानी हाइट बढ़ेगी, हाइट अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा। अगर हाइट के अकॉर्डिंग तापमान बढ़े तो कैसी ह्रास दर होगी, धनात्मक ह्रास दर होगी या ऋणात्मक ह्रास दर? आप कहेंगे सर ऋणात्मक ह्रास दर होगी, नेगेटिव लैप्स रेट, ऋणात्मक ह्रास दर, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ऋणात्मक ताप ह्रास दर, नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने दो चीज बताई थी लैप्स रेट, एक तो धनात्मक ताप ह्रास दर, एक ऋणात्मक पॉजिटिव लैप्स रेट और उनका नेगेटिव लैप्स रेट। तो सौर मंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हुआ था, देखो 0 से लेकर -45 डिग्री, धरातल से ऊंचाई पर तापमान जाने पर टेम्परेचर क्या हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है, तापमान बढ़ा है। अगर धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है तो कैसी होगी, ऋणात्मक ताप ह्रास दर। तो यहाँ पर कैसे होगी, धनात्मक ताप ह्रास दर, क्या होगी, धनात्मक ताप, यहाँ पर ऋणात्मक ताप। आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव लैप्स रेट, ये भी रिंकू रानी ने प्रश्न पूछा था कि सर अगर धनात्मक ह्रास दर पाई जाती है तो आपने ऋणात्मक ह्रास दर क्यों बताई? तो ऋणात्मक ह्रास दर कहाँ मिलेगी अपने को, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ये अपना स्ट्रेटोस्फीयर कंप्लीट हुआ। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, मध्य मंडल की बात करने जा रहे हैं अपने, जो थर्ड लेयर, ये अपना मध्य मंडल की बात करेंगे, थर्ड नंबर की मध्य मंडल। मध्य मंडल की सबसे पहले हाइट 50 से लेकर कितनी होगी, 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर की हाइट पर क्या पाता है, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर मध्य मंडल। देखो इसमें डस्ट पार्टिकल आर नॉट फाउंड, धूल के कण नहीं पाए जाते। मेसोस्फीयर में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल आर नॉट फाउंड, धूल के कण नहीं पाए जाते। सन रेज क्या होते हैं, क्रॉस, सूर्य की किरणें क्या हो जाती है, गमन कर जाती। फिर देखो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ये वाली बात ध्यान देना। वायुमंडल की सबसे क्या है, ठंडी परत, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, मेसोस्फीयर। इसमें आ जाओ, यहाँ पर तापमान कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बात की थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड समताप सीमा, एक बार क्वेश्चन भी आया, ये पता नहीं कांस्टेबल में आया था, पटवारी में आया था भी, समताप सीमा का तापमान कितना होता है, तो कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसको बोल रहे हैं सबसे कोल्डेस्ट लेयर। हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर ऊपर वाली सीमा आएगी मेसोपास, इस वाली सीमा को क्या बोलेंगे, मेसोपास।
मेसोपाज, मध्य सीमा। इस मध्य सीमा पर तापमान लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड भी आता है। तो हाइट बढ़ी, देखिए दोबारा देखो, हाइट क्या होगी, बढ़ी, हाइट बढ़ी, ऊंचाई क्या होगी, बढ़ी, ऊंचाई बढ़ी तो तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ। हाइट के अकॉर्डिंग तापमान में क्या है, कमी, हाइट बढ़ी तापमान में क्या है, कमी। तो कौन सी लेफ्ट रेट पाई जाती है, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या है, कमी आई। तो कौन सी, धनात्मक ताप ह्रास दर। इसमें लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव लैप्स रेट, धनात्मक ताप ह्रास दर, धनात्मक ताप ह्रास दर किसमें पाई जाती है, अपने कहेंगे मेसोस्फीयर में। इसमें मेसोस्फीयर में हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे धनात्मक ताप ह्रास। आपको सर यहाँ पर तापमान बढ़ा क्यों नहीं, तापमान बढ़ा क्यों नहीं, देखो समताप मंडल में यूवी रेस क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा। तो यहाँ पर वही रूल लागू होगा, सरफेस टू हाइट टेम्परेचर क्या होना, डिक्रीज होना। यहाँ पर सरफेस टू हाइट क्या होने लगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये मेसोस्फीयर में ज्यादा कुछ बात नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात है। तो अपनी ये जो थर्ड लेयर थी ये भी कंप्लीट हो गई, थर्ड लेयर मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में चलो एक बात और देख लेते हैं अपने, आपने सुना होगा उल्का, उल्का, म्यूटर, म्यूटर, मैटर्स, उल्का पिंड, उल्का पिंड, दो वर्ड आते हैं, उल्का पिंड, मेटेरोइड, इसको बोलेंगे मेटेरोइड, इसको बोलेंगे मेटर, उल्का और उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या चीज है, जैसे अपनी बात करें, ये अपना बुध है, ग्रह अपने शुक्र, फिर उसके बाद क्या आएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आएगा मंगल, मंगल के बाद क्या आएगा बृहस्पति, बृहस्पति। ये अपनी 8 ग्रह टोटल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्या है, छोटे छोटे क्या है, स्टोन पार्टिकल्स, यानी बात करें शुद्ध ग्रह, छोटे छोटे क्या है, जिनको बोलते हैं अपनी उल्का पिंड। ये क्या एस्ट्रॉइड जिनको बोला जाता है, ये क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर क्या आते हैं, इस प्रकार से इंसिडेंट होते हैं, अर्थ की ग्रेविटी फोर्स के कारण ये पृथ्वी पर खींचे चले जाते हैं, पृथ्वी पर कहते हैं खींचे चले जाते हैं। उल्का कब होगा, अवे फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ, जब पृथ्वी पर अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द अर्थ, जब क्या आते हैं पृथ्वी पर आते हैं, जब क्या आते हैं पृथ्वी पर आते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, अवे फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ लिख दो ऐसे। अभी पृथ्वी पर जब तक नहीं आएगा, अगर पृथ्वी के ऊपर आ गया तो बोला जाएगा उल्का पिंड, जब आकर गिर जाएगा। जब ये ऊपर ही है, अभी यहां तक ये उल्का पिंड, तो उसको क्या बोला जाएगा, उल्का पिंड, अवे फ्रॉम द, इसको बोलेंगे मेटेरोइड। उल्का पिंड क्या करेगा, जब ये क्या होते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बना देते हैं। ये देखो इधर, ये हो गया अपने मान लेते हैं सौरमंडल, ये हो गया सौरमंडल, ये समताप मंडल, समताप, और ये कौन सा हो गया मध्य मंडल, मध्य मंडल, सौरमंडल, समताप और मध्य मंडल। जैसे अपने मेटेराइट आ गया, उल्का पिंड यहां तक पहुंच गया।
उल्कापिंड क्या होगा, एंटर इन द अर्थ एटमोस्फियर। जब उल्कापिंड जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। जब एंटर करेगा, देखो कहां पर आ गया, मध्य मंडल में। स्टार्ट ऑफ बर्निंग क्या हो जाएगा, जलना क्या हो जाएगा, प्रारंभ। जलना जैसे देखो, डू नॉट क्रॉस ऑफ मेसोस्फीयर। यह मध्य मंडल को पार नहीं कर पाता, मध्य मंडल को पार नहीं कर पाता, यह मध्य मंडल को पार नहीं कर पाता। स्टार्ट ऑफ बर्निंग में यहीं पर इसकी क्या बन जाती है, ऐश, यानी राख बन जाती है। क्या कहते हैं, राख बन जाती है। क्या बन जाती है, राख बन जाती है इनकी। कभी कभार क्या होता है, पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, तो इनको बोला जाता है मेटोराइट, यानी उल्कापिंड कहां पर हो गया, पृथ्वी। जैसे पृथ्वी पर आकर गिरेंगे तो क्या, झीलें बन जाती। जैसे महाराष्ट्र में कौन सी झीलें, जो कोलार लेक बनी, कोलार लेक कहां पर है, महाराष्ट्र के। ये कैसी किससे बनी, उल्कापिंड गिरने से बनी। और भी जैसे अभी बिहार के अंदर गिरा था, तो नीतीश कुमार जी जो देखने गए थे, वो चीजें सारी यही है, उल्कापिंड। ये अपना मेसोस्फीयर क्या होगा, कंप्लीट। मेसोस्फीयर के बाद अपने आगे बढ़े, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। आयन मंडल, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आयन मंडल, पहले मैंने स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड करवाई थी, अब थोड़ा सा धीरे चले अपनी। आयन मंडल, आयनोस्फीयर में क्या होता है, इसकी पहले तो हाइट देखो, ऊंचाई होगी 80 किलोमीटर टू 640, 80 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर इसकी क्या होगी, हाइट होगी। यहां पर लिखेंगे सन रेज लिखें, या यूवी रेज आर मोर इफेक्टिव पराबैंगनी किरणें ज्यादा क्या होती है, सक्रिय होती। कौन सी लेयर के अंदर, आयन मंडल में। यूवी रेज आर मोर इफेक्टिव, पराबैंगनी किरणें ज्यादा क्या होती है, सक्रिय। कौन से मंडल के अंदर, आयन मंडल में। कहां पर, आयन मंडल में। देखो पराबैंगनी किरणें ज्यादा सक्रिय, पॉजिटिव लैप्स रेट क्या होगी, जनरेट धनात्मक ताप ह्रास दर, धनात्मक नहीं, गलत लिख दिया। देखो ध्यान देना थोड़ी सी बात, अगर देखो यूवी रेज मोर इफेक्टिव है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा हाइट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगी, नेगेटिव लैप्स रेट क्या होगी, जनरेट होगी। ऋणात्मक
ऋणात्मक ताप ह्रास दर पाई जाती है। देखिए जो आयन मंडल है, आयन मंडल में हाइट के अकॉर्डिंग वापस क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, यूवी रेस मोर फेटेड, टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, थर्मोस्फीयर बोले। तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने के कारण, तापमान बढ़ने के कारण इसे तापमंडल, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर लमसम हो जाता है, तापमान बढ़कर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सी, आयन मंडल की जो परत का जो टेम्परेचर हो जाता है बढ़कर कितना हो जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 1500 डिग्री से। देखो यूवी रेस आर मोर इफेक्टिव, ज्यादा सक्रिय होगी, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो कौन सी, इलेक्ट्रिक ऋणात्मक ताप ह्रास दर, ऋणात्मक ताप ह्रास दर पाएगी, तो तापमान बढ़ने के कारण इसको क्या बोलेंगे, थर्मोस्फीयर। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, लमसम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आगे, देखो जो यूवी रेस थी, यूवी रेस, यूवी रेस मैंने अभी बताया था क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है, मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव यानी ज्यादा इफेक्ट होगी, ज्यादा उसको गैसेस, गैस है जो उसका क्या होगा, आयनोजेशन, गैसों का क्या होगा, आयनोजेशन, आयनोजेशन यानी गैसों का क्या होगा, आयनीकरण होगा, गैसों का आयनीकरण, गैसों का आयनीकरण होगा तो क्या होगा, गैस पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, जो गैस होगी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकल क्या होगा, चार्ज हो, विद्युत आवेशित कण पाए जाएंगे, विद्युत आवेशित कण पाए जाएंगे, कौन सी लेयर के अंदर, आयन मंडल। विद्युत आवेशित कण पाए जाएंगे जब इन पर क्या होगी, लाइट इंसिडेंट होगी इन चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है। यूवी रेस क्या हुआ, ज्यादा इफेक्टिव थी, इन गैसों का क्या कर दिया उसने, आयनीकरण कर दिया, आयनोजेशन हो गया। आयनोजेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स हैं इन पर क्या गया, चार्ज लग गया, जैसे अपने पॉजिटिव चार्ज लगता है, नेगेटिव चार्ज, इन पर क्या गया, चार्ज पार्टिकल। अब देखो इन पर क्या की, सनलाइट इंसिडेंट होगी, सनलाइट इंसिडेंट, जब सूर्य की किरणें गिरेंगी, सूर्य की किरणें, किरणें गिरेगी तो क्या होगी, लाइट जनरेट होगी, LIGHT लाइट, लाइट क्या होगी, जनरेट। ऐसे लिखो, लाइट क्या होगी, शाइनिंग होगी, क्या होगी, शाइनिंग, प्रकाशमान हो जाएगा, क्या होगी, प्रकाशमान, लाइट क्या होगी, शाइनिंग होगी। जैसे इस कणों के पर जैसे घूम रहे कण, उन कण इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, जैसे उन पर क्या होगा, सनलाइट इंसिडेंट होगी, विद्युत आवेश लगा हुआ है, वो क्या होंगे, चमकेंगे, क्या होंगे, चमकेंगे। यही जो चमकने वाला जो लाइटिंग पार्ट है, यानी जो रंगीन प्रकाश है, कैसा प्रकाश, जो रंगीन प्रकाश है, इसी पार्ट में क्या होगा, देखो इधर, ये अपनी अर्थ का ये वाला कौन सा, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा, साउथ पोल, ये इलेक्ट्रिक चार्ज पर क्या करेंगे, शाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, शाइनिंग करेंगे, लाइट जनरेट होगी, लाइट शाइनिंग करेंगे, रंगीन प्रकाश होगा, तो इसी को नॉर्थ पोल पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और कौन है, साउथ पोल पर अलग नाम, अरोरा बोरेलियस, ऐसे लो, अरोरा बोरेलियस, अरोरा बोरियलिस, इसी को अपने साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलेंगे, अरोरा
ऑस्ट्रेलियस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ये कहाँ के लोगों को दिखेगा? ये यहाँ पर नॉर्थ पोल पर रहने वाले और अपने साउथ पोल के पास दिखेगा। नॉर्थ पोल में कहाँ पर? लगभग नॉर्वे, स्वीडन, यानी जो कनाडा वाले जो निवासी, इनको क्या मिलेगी? इनको बोलते हैं ध्रुवीय ज्योति। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय ज्योति। इसी रंगीन पाल को क्या बोलेंगे? ध्रुवीय ज्योति। इसी ध्रुवीय ज्योति के दो पार्ट हैं। एक तो क्या नाम है? यही वाला पार्ट अरोरा बोरियलिस, और दूसरा कौन सा है? अरोरा ऑस्ट्रेलियस। अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ध्यान से देखो दोबारा से। यूवी रेज मोर इफेक्टिव कहाँ होगी? आयनोस्फीयर। जैसे आयनोस्फीयर इफेक्टिव होगी तो गैसों का क्या होगा ना? आयनोजेशन हो जाएगा, गैसों का आयनीकरण। आयनीकरण से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल में बदल जाएंगे, विद्युत आवेशित कणों में बदल जाएंगे। विद्युत आवेशित कण क्या होगा? सनलाइट जब इंसिडेंट होगी, सूर्य की किरणें गिरेगी, सूर्य की किरणें जैसे इन पर गिरेगी तो क्या होगी? लाइट शाइनिंग करेगी। लाइट क्या करेगी? शाइनिंग। तो क्या होगा? रंगीन प्रकाश का क्या होगा? प्रकाशमान। रंगीन प्रकाश का क्या होगा? प्रकाशमान होगा। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुवीय ज्योति। ये ध्रुवीय ज्योति कहाँ मिलेगी अपने को? पोलर वाले एरिया पर, नॉर्थ पोल और कौन सा? साउथ पोल। नॉर्थ पोल यहाँ खड़े व्यक्ति को नहीं दिखेंगी क्योंकि अपनी हाइट ज़्यादा है। यहाँ पर हाइट क्या होगी? कम होगी आने के लिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को? अरोरा बोरियलिस और कौन सा? अरोरा ऑस्ट्रेलियस। अरोरा ऑस्ट्रेलियस। स्क्रीनशॉट ले इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन सिचुएटेड। रेडियो स्टेशन की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ की जाती है? इसी मंडल के अंदर, आयन मंडल में इसके रेडियो स्टेशन की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि क्या कहते हैं ये रेडियो वेव्स, रेडियो वेव यानी जो अपनी जो लेयर है कौन सी? आयन मंडल। यहाँ पर क्या आयनीकृत गैसें हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल हैं, ये रेडियो वेव को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट। रेडियो तरंगों को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। रेडियो तरंगों क्या करेंगे? परावर्तित। कौन करेंगे? यानी जो आयन के जो है ना, आयन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है, विद्युत आवेशित कण है, ये जो विद्युत आवेशित कण, ये क्या करेंगे? देखो ये यहाँ पर अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ पर जियो स्टेशन लगाया आपने लगा दिया स्टेशन, और जैसे आयन मंडल से क्या होगी? सारी यहाँ से पृथ्वी से सारी किरणें भेजेगी रेडियो तक, ये यहाँ से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे अपने घरों में रेडियो चैनल जो चलेंगे। तो कहाँ से भेजेंगे? तो कहाँ से? अर्थ से। ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करेगा। देखो रेडियो तरंगों को क्या करती है? परावर्तित करती है। कौन? आपने कहेंगे आयन मंडल। रेडियो तरंगों क्या करती है? परावर्तित। रेडियो तरंगों क्या करती है? परावर्तित करती है। अब जो क्या होता है? रेनी सीजन होता है। क्या होता है? रेनी सीजन। जब क्या होता है? वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में क्या होता है? साउंड क्लियर नहीं आता। साउंड क्लियर नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो रेनी सीजन होता है जब वर्षा ऋतु होती है, सन जो साउंड क्लियर नहीं आता, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नॉट बी कंडक्ट प्रॉपरली,
प्रॉपरली। परावर्तन सही तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए अपने पास साउंड बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। कब की बात? रेडियो। देखो यही बात याद नहीं, रेडियो स्टेशन सिचुएटेड कहाँ पर स्थापना की जाती है? अपने कहेंगे बिकॉज क्यों? क्योंकि क्या करते हैं? रेडियो यहाँ पर बिकॉज क्योंकि क्या करती है? रेडियो तरंगों क्या करती है? परावर्तित करती है, इसलिए रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ की जाती है? आयनमंडल में। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, इसी के लेयर में डिवाइडेशन किया गया आयनमंडल में। जैसे परत डी परत, डी के बाद ई परत, डी परत, ई परत, एफ परत के बाद कौन सी आएगी? जी परत। 4 लेयर में डिवाइडेशन क्या है? डी ई एफ जी। कौन सी? डी ई एफ जी। इनके बारे में थोड़ी बात कर ले, ज्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पुट किए जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेंगे। देखो जो अपनी है एन डिवाइडेड टू द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन देखो डिवाइडेड टू द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव परावर्तन के आधार पर कितने 4 लेयर में डिवाइडेशन किया है, 4 लेयर में डिवाइडेशन किया। डी परत, सारे लेयर लिख लेते हैं पहले। डी परत, ई परत, 3 नंबर एफ परत के बाद 4 नंबर कौन सा है? जी परत, डी ई एफ जी। डी परत क्या करती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। ये भी परत परावर्तित करती है, ई परत भी परावर्तित करती है, एफ भी परावर्तित है, जी भी क्या करती है? परावर्तित करती है। हाइट देखें, इसका कितना होगा? 80 किलोमीटर थी, 80 से लेकर 99 किलोमीटर तक हाइट। 99 किलोमीटर से लेकर देखें अपने 130 किलोमीटर इसकी हाइट। इसके हाइट देखिए 130 किलोमीटर से लेकर 230 किलोमीटर इसकी क्या है? हाइट। 230 किलोमीटर से 640 तक कौन सी है? जी परत। डी पर क्या करते हैं? नीमन आवर्ती की दीर्घ तरंगों को क्या करती है? परावर्तित। लो फ्रीक्वेंसी की क्या? लॉन्ग वेव को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट। बस इसकी यही खास बात है। 80 से 99 किलोमीटर लो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो। कैसी होगी? लॉन्ग वेव। लो फ्रीक्वेंसी की लो वेव को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। ई परत को बोलते हैं कैनेली हैवी साइट परत। हैवी साइट लेयर। इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा, कैनेली हैवी साइट परत किसको बोलते हैं? अपने ई लेयर। ये क्या करती है?
मध्यम आवर्ती की और मध्यम तरंगों क्या करती है, परावर्तित करती है। मीडियम फ्रीक्वेंसी की और मीडियम जो वेव को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, कैनेली हाइविसाइड। एफ परत है जो एफ परत को बोलते हैं अपनी अपलीटन परत। बस इसका नाम पूछा जाएगा। अपलीटन परत किसको बोला जाता है, एफ लेयर को। किसको, एफ लेयर को अपलीटन परत कहा जाता है। ये क्या करती है, उच्च आवर्ती की और लघु तरंगों को क्या करती है, परावर्तित करती है। तरंगों को क्या करती है, परावर्तित। अब देखो हाई फ्रीक्वेंसी होगी और क्या होगी, शॉर्ट वेव को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। हाई फ्रीक्वेंसी होगी और शॉर्ट वेव को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जो अपना एफएम रेडियो चलते हैं, क्या चलते हैं, एफएम रेडियो चलते हैं, वो इसी परत के कारण चलते हैं। इसी कारण इसको एफ लेयर बोला है, एफएम रेडियो चलते हैं। ये परत सारे टाइप की किरणों को क्या करती है, परावर्तित करती है। कौन सी, जी परत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो डी परत, ई परत, एफ परत और कौन सी, जी परत, 4 लेयर में डिवाइडेशन कर दिया। अब अपना जो बचा है कौन सा, बरही मंडल, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। थोड़ा सा बचेगा, एक्सोस्फीयर। थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, कारण क्या रहा, 3 क्लासों में कंप्लीट करना था, तो लगभग अपने को 4 क्लासेस लग गई इसके अंदर। एटमॉस्फेयर, क्योंकि पूरा डिटेल से किया उन्होंने, कोई पार्ट छोड़ा नहीं। अगर पार्ट नहीं छोड़ेंगे तो थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, लेकिन सभी ने पूरी देखनी है और पूरी क्या बनाने हैं, सीक्वेंस से नोट्स बनाने। आपके अच्छे नोट्स बनेंगे। देखो ये श्रीमान विजेंद्र श्री जो नेवरी सर हैं, उनके सानिध्य में मैं पढ़ा रहा हूँ। उनसे जो कुछ मुझे मिला है, जो मैं पढ़ा सकता हूँ, आपके सामने वही प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्सोस्फीयर, बरही मंडल, एक्सोस्फीयर बरही मंडल। इसमें क्या लिखेंगे, आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे भारी परत, वायुमंडल की सबसे क्या है, बाह्य परत। सबसे आउटर लेयर कौन सी है, यही है, कौन सी, बरही मंडल। आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे बाह्य परत। ऊंचाई, हाइट होगी इसकी लगभग, हाइट कितनी होगी, वही देखो इधर 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर, 640 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर की इसकी हाइट होगी। यहां पर भी क्या होगी, यहां पर नेगेटिव लैप्स रेट, ऋणात्मक ताप ह्रास दर, देखो आयन मंडल की बात क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तापमान बढ़ता जाएगा तो कैसी होगी, ऋणात्मक ताप ह्रास दर, नेगेटिव लैप्स रेट। अब इसमें दो चीजों को देख लेते हैं। इसमें क्या होता था, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह क्या किए जाते हैं, सिचुएटेड यानी स्थापित किए जाते हैं। ये भी कितने टाइप के होते हैं,
दो टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये अपनी अर्थ, एक तो क्या करते हैं, जैसे अपनी कौन सी रेखा, ये भूमध्य रेखा। एक तो क्या करते हैं, भूमध्य रेखा के चार आस-पास घूमते हैं, यानी जो अपनी इक्वेटर लाइन होगी, इक्वेटर लाइन के पूरे पूरे क्या होते हैं, घूमते जाएंगे। एक क्या होंगे, पोलर सैटेलाइट। वो क्या होगा, यानी अपने पोलर पर, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पर, जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पर घूमते रहेंगे। और एक होंगे पूरी इक्वेटर लाइन के ऐसे चक्कर काटते हैं। दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। जो इक्वेटर लाइन पर होते हैं इसको तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या लिखेंगे, भू आकृतिक उपग्रह, ये आप भूआकृतिक, इनको बोलेंगे पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। ये जो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, ये अपनी सरफेस से लमसम कितना 3600 किलोमीटर की हाइट पर क्या किया जाता है, स्थापित किया है। यानी हाइट लगभग कितनी होगी, 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर की हाइट पर। जो पोलर सैटेलाइट होती है, पोलर से कितना, लमसम 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर की हाइट पर क्या किए जाते हैं, सिचुएटेड। ये 900 किलोमीटर की हाइट पर, और कितने 3600 किलोमीटर। 36 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कितना 3600 किलोमीटर की हाइट पर, और ये क्या पोलर सैटेलाइट, ये पोलर के क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। और जियो स्टेशनरी होंगे वो क्या होंगे, जो अपने भूमध्य रेखा के चारों क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया एटमॉस्फेयर में कुछ बचा नहीं। कोई भी आप इसके क्वेश्चन लगा देना, आपसे क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन पूछना होंगे। थैंक यू स्टूडेंट, ऐसे ही लाइक और शेयर करते हुए थैंक यू, धन्यवाद।